बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई नूर को छूने की? इसे गिरबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए ज़रून ने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। जो अभी तक सख्ते की इसी कैफियत में खड़ा उन दोनों की वहां आमद पर हैरान था। तुमने मुझ पर हाथ डाला होता तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देता, पर तुमने मेरे दिल पर, मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। पर तुम्हें सज़ा देने से पहले मैं ये बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि तुमने ये सब क्यों किया। दोबारा से इसका गिरबान पकड़ते ज़रूर ने इसे अपने जबड़ों को मजबूती से बंद करते गन निकाल कर इसके सर पर रखी, जो अभी भी बटी हुई आंखों से इसे देख रहा था। बोलो, क्या तुम इस हद तक गिर गए कि तुमने दोस्ती जैसे पकीज़ा रिश्ते को यूं अपनी होश की नज़र चढ़ाते मुझसे इतनी बड़ी गद्दारी की? क्या कमी थी मेरी दोस्ती में जो तुम इस हद तक जाने पर मजबूर हो गए? क्या गुनाह किया था मैंने जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? बोलो आर्यन, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ, इससे पहले कि मेरा दिल फट जाए। बोलो, क्या तुमने ऐसा? आंखों में नमी के लिए ज़रूर ने एक दुख बड़ी नज़र अपने जान से प्यारे दोस्त पर डाली, जिसके लिए इस 10 सालों में उसने क्या कुछ नहीं किया था। ज़रून, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता था कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है, पर मैंने ये सब उनके कहने पर किया। आर्या ने बड़ी चालाकी के साथ सारा इल्ज़ाम नूर पर डाला, जो अब रोना भूलकर आंखों में हैरत लिए उठी। मैं तो कब से इनको समझा रहा था, पर उनको बस एक ही रट लगी थी कि तुमसे बदला लेना है। उन्होंने ही मुझे मजबूर किया है कि मैं इनका साथ दूं। ये बार बार मुझे धमकियां दे रही थी कि इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलता, नूर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर जड़ा। बेशरम झूठे इंसान, इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? शर्मिंदा होने की बजाय तुम उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ठीक है, अगर ये सब मैंने किया तो सबूत दिखाओ मुझे। आंखों में इंतकाम की आग लगे नूर ने एक और थप्पड़ इसके मुंह पर मारा तो ज़रून ने आगे बढ़ते इसे अपने हिसार में लिया, जो गुस्से से पागल हो रही थी। ज़रून, उस दिन मुझे जख्म देने वाला यही शख्स था। इसी ने तुम्हारे घर में घुसकर मुझे इतनी तकलीफ दी थी कि पर उस वक्त चेहरे पर मास्क पहने ये अपनी कानूनी हरकतों के साथ अपनी शक्ल भी छुपाए हुए था। तभी मैंने इसे पहचान नहीं पर आज मैं इसे पहचान गई। इसने तुम्हारे साथ साथ मुझसे भी गेम खेला। 4 साल, पूरे 4 साल इसने मुझे अपनी दोस्ती के शिकंजे में फंसाए रखा। अर्जे जैन के नाम से इसने मेरा एतबार जीता और मैं पागल अपने घर के माहौल और हर वक्त लान तान से तंग इस शख्स पर यकीन कर बैठी। इससे अपने तमाम दुख शेयर करने लगी, क्योंकि इस वक्त मेरे घर वालों ने मुझे अकेला कर दिया था। मेरे अबू, जिन्होंने आज तक मुझे कबूल नहीं किया, बचपन से लेकर आज तक इस बात का ताना दिया कि मैं अपनी माँ को निकल गई। मेरी फूफो, मेरे भाई, किसी ने भी आज तक मेरा मान नहीं रखा था। तो इन सब में से हटकर मुझे इस शख्स से अपनी अपनायत मिली तो मैं इसकी जानब खींची चली गई, ये सोचे और जाने बगैर कि ये कौन है, कैसा है। मैं तो कभी भी इसे नहीं देखा था। मुझे तो खुद आज पता चला कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त है, जिस पर मैंने एतबार किया। मुझे लगा था ये शख्स मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं देगा, पर मैं गलत थी। इसने आज मुझे उस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि मैं ज़िंदगी में चाहकर भी कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकती। आर्यन के बताने से पहले ही नूर ने सब कुछ अपनी ज़ुबान से ज़रून को बताया, जो इस इंकशाफ पर हैरत ज़दा सा खड़ा नूर के चेहरे को तकता रह गया, जो अब चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाए रोने लगी थी। ज़रूर ये झूठ बोल रही है, मैंने इससे कभी बात नहीं की। ये मुझ पर इल्ज़ाम है, मुझे फंसाने की साजिश है। हर तरफ से अपने आप को गिरता देखकर आर्या ने जल्दी से वजाहत दी। तो नूर ने जहाँ पूरी आंखें खोली, हैरत से इसे देखा, जो इस बात के ज़रिए आसानी से अपना रास्ता साफ कर सकता था। वहीं ज़रूर ने इसको एक साइड पर करती अपना रुख आर्यन की जानब किया। अब झूठ बोलने की कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो नूर ने बात की है इसके बाद अब तुम भी जान गए होंगे। अब तुम्हारी भी कोई भी वजाहत काम नहीं आएगी। नूर की बात सुनने के बाद भी ज़रून का इस हद तक इत्मीनान, जहाँ नूर को किसी गैर मामूली बात का एहसास दिला रहा था, वहीं अहमद ने भी इसे हैरत से देखा, जो नूर के मुंह से इतना बड़ा इंकशाफ सुन के भी आर्यन के बजाय इस पर यकीन कर रहा था। आर्यन, बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? ज़बत से अपनी मुट्ठी बंद करते इसने एक बार फिर से सवाल किया। तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया? एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें पता होना चाहिए था। कहकर लगाती इसने ज़रून के चेहरे को देखा, जो ज़बत से सुर्ख हो रहा था। वो क्या है ना, अगर ज़रून अपनी बेइज्जती नहीं भूलता तो आर्यन कैसे भूल सकता है? शर्मिंदा होने की बजाय इसने आंखों में गरखती लिए अपने अंदर का जहर बाहर निकाला। अगर ज़रून की इज्जत थी ना, तो आर्यन की भी थी। ज़रून ने हमेशा अपनी इज्जत नफ्स को बुलंद रखते मौके पर आर्यन को जलील किया, क्योंकि तुमने हमेशा मुझे सबके सामने नीचे दिखाया।
क्यों हमेशा मुझे पुष्ट फेंकते? मेरी मेहनत का खरीद खुद लिया। देखो ज़रा, मेरी बात सुनो, बिजनेस को चलाने में किसका हाथ था? मेरा ना। मेरी मेहनत थी इसे बुलंदी तक ले जाने में। पर तुमने क्या किया? तुमने मुझे ऊंचाई पर देखकर ये सोचते हुए कि मैं तुमसे आगे ना निकल जाऊं, मुझे एक मामूली से पोस्ट पर अपनी कंपनी में रख लिया और रोज़ मुझे इस बात का ताना मारा कि मैं तुम्हारा दोस्त, बाद में मैनेजर पहले हूँ। क्या मैं नौकर था तुम्हारा? क्या मेरी कोई मेहनत नहीं थी जो तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझकर हर जगह जलील किया? इस दिन हॉस्पिटल में तुमने सब लोगों के सामने मेरा गिरेबान पकड़ा। क्या ये थी दोस्ती कि तुम जब चाहो कहीं भी चाहो मुझे मारो, बेइज्जत करो, बाद में ये कहकर मैं दोस्त हूँ सब भूल जाओ? नहीं ज़रूर मैं नहीं। तुमने पिछले 10 सालों से वो दोस्ती की आड़ में मुझे बहुत बेइज्जत किया। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब तुम्हारी बारी थी, तब ही मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ पर हाथ डाला। बहुत मान था ना तुम्हें अपनी बीवी पर कि मैं उसका नाम ना लूं, इसे देखूं ना। तो देखो, मैंने इसे वहां पहुंचा दिया जहां से ले जाने के बाद तुम खुद भी अपने हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचोगे। तवाइफ बन चुकी है तुम्हारी बीवी तवाइफ, कहकर लगाते आर्यन ने अपने अंदर की जलन को बाहर निकाला, जो पिछले 10 साल से ज़रून के रवैये की वजह से जलन, नफरत और फिर इंतकाम में बदल चुकी थी। तुम इतने घटिया निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर तुम्हें इतनी ही नफरत थी तो तुम मुझसे बदला लेते, मेरी जान ले लेते। ज़रून अली तुम्हें फिर भी माफ़ कर देता, मगर आर्यन तुमने मेरी दोस्ती को नहीं बल्कि मेरे भरोसे, इज्जत, मान, यकीन सबको हाक में मिला दिया। गन सीधी इसकी तरफ करते ज़रून ने उसके मज़ीद किसी बात का लगातार 3 फायर किए जो सीधे इसके सीने और पेट में लगे। ज़रूर ये क्या किया तुमने? अहमद ने इसे होश दिलाना चाहा, जिसका दिमाग आर्यन के असलियत जानने के बाद बिल्कुल माफ हो चुका था। ठीक किया मैंने, ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। कदम आगे बढ़ते ज़रून ने उसका सर उठाते अपनी गोद में रखा, जो खून में लथपथ पर आपने किए की सज़ा भुगत चुका था। मुझसे एक बार कहते कि तुम्हें मेरा ये सब करना बुरा लगता है तो मैं कभी भी तुमसे ऐसी बात ना करता। मेरी जान, मुझसे बोलते तो सही कि तुम्हें मैनेजर नहीं बनना तो ज़रूर कभी तुम्हें इस जगह ना बिठाता। मुझसे सब बोलते, ये सब ना करते। जो तुमने किया, इंतकाम लेना था मुझसे लेते। इस मासूम का क्या कसूर था जो पहले ही सारी ज़िंदगी बेकसूर होते हुए सज़ा भुगती आई थी? क्यों किया तुमने ऐसा आर्यन? क्या मैं इतना बुरा था कि तुम्हें ये सब करना पड़ा? या तो मेरी जान ले लेता, ज़रूर तुझे हंसी खुशी माफ़ कर देता, पर मेरी इज्जत पे हाथ ना डालता। जब तुम्हें पता था कि ज़रून की जान बसती है तुम में, तो ये सब क्यों किया? तुम मेरी नज़रों में खुद को गिराया। उसका चेहरा अपनी तरफ करते ज़रून का सवाल किया तो आर्यन ने बमुश्किल अपनी आंखें खोलीं, जिसमें दर्द के साथ आंसू भी थे। पर कुछ बोलने से पहले इसकी सांसें उखड़ने लगी तो ज़रून की आंखों से आंसू गिरने लगे। अहमद प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़, आर्यन को कुछ नहीं होना चाहिए, ज़रून ने तड़पते हुए अहमद से कहा, जो इसके सीने पे दबाव डाल रहा था। पर हर बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। उठो कर चलो। कुछ मिनट कोशिश करने के बाद भी जब आर्यन की सांस बहाल ना हुई तो इसने ज़रून से कहा, मुझे जो अभी तक इसके चेहरे को देख रहा था, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इसके पास रहने दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं गुस्से को काबू में रखता तो आज आर्यन ये सब ना करता। उसके ठंडे पड़ते जिस्म को महसूस करते हुए अहमद के बताने से पहले ही समझ चुका था कि आर्यन मर चुका है। प्लीज़ यार चलो, देखो नूर की तबीयत ठीक नहीं है। अहमद ने प्लीज़ के आने से पहले आई से वहाँ से निकालने की कोशिश की। वो बार बार आर्यन के चेहरे को देखते आंसू बहा रहा था। ज़रूर चलो, अहमद ने नूर के जद पड़ते रंग को देखते आयु आर्यन के तवाइफ लफ्ज़ के बाद ना कुछ सुन पाई थी और ना ही समझ। बस बुत बनी खड़ी इस लफ्ज़ पर गौर कर रही थी जो आर्यन ने इसके लिए बोला था। ज़रून से कहा। वो आंखें साफ करते उठा और नूर का दुपट्टा ठीक से इसके सर पर उड़ाते इसे लिए नीचे आ गए, जहाँ इसके गार्ड अभी भी तहमीना बेगम और इसके बंदों को काबू किए खड़े थे। आते हुए ऊपर कमरे से आर्यन को अपने साथ ले आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी की तरह वो मर्द कभी मुझसे नफरत करे, अकरम से कहते वो नूर को लेकर आगे बढ़ा, जो एक जिंदा लाश की माने इसके साथ चल रही थी। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी ज़रून की खामोशी नहीं टूटी थी। वह नूर को घर लाने के बाद इसे बिल्कुल बेनियाज खुद को कमरे में बंद किए हुए था। एहतशाम साहब के साथ साथ साजिदा बेगम ने भी काफ़ी बार इसे समझाने की कोशिश की, जो नूर के मुंह से सब जान चुके थे। आर्यन की यह हरकत जहाँ सब के लिए हैरानकन थी, वहीं ज़रून के हाथों इसकी मौत भी नाकाबिले फरामोश बात थी। पर वह अपनी चुप बरकरार रखे, किसी रिपोर्ट की मानत बैठा इनकी बातें और नसीहतें सुनता रहा। नूर भी इस दिन के बाद से काफ़ी चुप थी, ज़रून के सामने भी नहीं गई थी। हालांकि दी जान इसे काफ़ी बार ज़रून के पास जाने के ये बोल चुकी थी,
पर वो हर बार कल जाऊंगी बोलकर टाल देती। वो दोनों एक ही घर में एक ही छत तले रहते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी हो चुके थे। ज़रून जहां अपने ही दुख में पूरी दुनिया को बुलाए बैठा था, वहीं नूर आर्यन के अल्फाज को सोचते शर्मिंदगी बबाइस ज़रून का सामना करने से कतरा रही थी। नूर बेटा ऐसे क्यों बैठी हो, तबीयत ठीक है ना? साहिदा बेगम सिकंदर साहब शहनाज बेगम को गांव के लिए रवाना करते खुद कमरे में वापस आई तो उन्होंने नूर को चुपचाप बैठे देखकर पूछा, जी साहब ठीक हूँ, मैं बस वैसे ही बैठी थी। सर उनकी गोद में रखते वो बेड पर लेट के, नूर मेरी जान, अब तुम्हें ज़रून के पास अपने कमरे में चला जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इसे किसी अपने की ज़रूरत है जिसके कंधे पर सर रखकर वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। और मैं जानती हूँ वो मेरे या एहतशाम के सामने एक आंसू नहीं बहाएगा, तुम्हारे सामने वो सब बोल देगा। इसलिए अब ज़्यादा देर मत करो, इसके पास जाओ, क्योंकि इस बार पहल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। साहिदा बेगम ने इसके बालों में उंगलियां चलाते बहुत नरमी से अपनी बात समझाई। दी जान, मुझ में हौसला नहीं है ज़रून का सामना करने का। सर उठाते इसके सामने साहिदा बेगम का हाथ अपने होते हाथों में लेते आंखें झुकाए हुए फूटे अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल की। क्यों हौसला नहीं है? देखो नूर, औरत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अपने शोहर को इस वक्त संभाले जब वो टूटा हुआ हो। ज़रून इस वक्त जिस हाल में तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं संभाल सकता। पर दीजान, वो मुझे यहाँ से लेकर आया था, मुझे नहीं लगता कि वो अब मेरी शक्ल भी देखना चाहेगा। साहिदा बेगम की बात मुकम्मल होने से पहले ही नूर ने अपना खदशा ज़ाहिर किया और मुझे लगता है कि वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। तुम इसके पास आओ तो वो अपने अंदर की दर्द और तकलीफ़ तुम्हें बयान कर सके। इसलिए अपने दिल दिमाग में शैतान के डाले वसवसों को जगह मत दो, उठो जाओ इसके पास, संभालो इसको और जाकर देखो कि इसने एक ही हफ्ते में अपनी हालत क्या बना ली है। आंखों में नमी लिए दीजान ने इस बार अपने लहजे को सख्त करते नूर से कहा, जो इसकी बात सुनते ही इस बात में सर लाते उठी, मगर कमरे से निकलती हजार खदशों इसके दिल में सर उठाया, जैसे दबाने की कोशिश में आंसू बेआवाज़ी तोड़ने लगे थे। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे पता है ज़रून मुझे अब कभी कबूल नहीं करेगा। दरवाजे पर हाथ रखते वो एक बार फिर से अपने इरादे में डगमगाई। पर दी जान की बात याद आती इसने हाथ की पूंछ से आंसू को रगड़ा और हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक देते अंदर दाखिल होती। कमरे में दाखिल होती इसने आज तक इसी दरवाज़ा बंद किया तो बेड की जानब कदम बढ़ाए, जहाँ ज़रून दूसरी तरफ करवट लिए लेटा था। ज़रून इसके करीब जाते नूर ने भी आवाज़ इसे पुकारा, जो आंखें बंद किए लेटा था। ज़रून हिम्मत कर इसके पास बैठते नूर ने फिर से इसे पुकारा, जो पहले की निस्बत काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। क्यों आई हो तुम यहाँ? इसकी आवाज़ सुनते ही ज़रून ने आंखें खोलते बरकते हुए कहा, वो मैं दीजान ने। नूर ने कुछ बोलना चाहा मगर अल्फाज इसका साथ छोड़ चुके थे। क्या वो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? उठकर बैठ के इसके नूर का हाथ पकड़ती इसे बेड पर बिठाया, जो ज़रून के गुस्सा करना पर ही उठकर खड़ी हो गई थी। वो मुझे दीजान ने कहा था। दबदबाई आंखों से ज़रून के चेहरे के सख्त तासरात देखती इसने वजाहत दी, तो मतलब तुम आज भी दीजान के कहने पर मेरे पास आई हो? इसके बाजू से हाथ उठाते आंखों में अफसोस लिए इसने सर झटका। नहीं, वो मैं खुद आना चाह रही थी, पर क्या? इसे बात में अटकता देखकर ज़रून ने उबरे झुकाते पूछा, पर मुझे लगा कि तुम अब मुझे कबूल नहीं करोगे। नज़रें चुराते इसने कहा तो ज़रून ने पीछे बैठ के साथ टेक लगाई। इसे देखा जो अब अपनी पूरी बात जारी रखे हुए थी। मुझे लगा कि अब मैं शायद इस काबिल नहीं रही कि तुम्हारे करीब आ सकूं। मैं तुम्हें अपने किरदार की सफाई नहीं दे रही, बस तुम्हारा हक है, इसलिए बता रही हूँ कि मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैं जैसी पाक थी वैसी हूँ। अपने आंसू के अंदर उतारते ना चाहते हुए भी नूर ने वो बात कही जिससे इससे ज़्यादा तकलीफ़ ज़रून को हुई। मतलब तुम मुझे ऐसा समझती हो कि मैं तुमसे तुम्हारे किरदार की सफाई मांगूंगा? नहीं, पर मैं जिस जगह पर थी वहाँ से आकर किरदार की सफाइयाँ देना भी काम नहीं आता। इसका सवाल सुनते नूर ने नज़रें उठाई, इसे देखा तो अब सीने पर हाथ बांधे पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा था। ठीक है, जब तुम्हें सब पता है तो मुझे फिर सफाइयाँ देने का फ़ायदा? जब तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कबूल नहीं करूँगा तो फिर क्यों आई हो मेरे पास? इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते ज़रून ने इसकी आंखों में झोंकते हुए कहा, बस ये कहने के बेशक तुम मुझे कभी मत अपनाना, पर प्लीज़ अपना नाम मेरे नाम से लक मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। इसके सीने पर ऐन दिल के मकाम पर हाथ रखते नूर ने आंखों में बेबसी लिए कहा तो ज़रून ने इसका हाथ उठाते अपने आप में दूर किया। दोबारा मेरे कमरे में मत आना। बेड से उठते हुए टेरेस के दरवाजे के पास खड़े होते हुए ज़रून ने कहा तो नूर ने बेयकीनी से इसकी पुश्त को देखा, जो अब पूरी ज़िंदगी के लिए इसे मुंह मोड़ चुका था। ठीक है, नहीं आऊँगी, पर दीजान के साथ गाँव चली जाऊँगी। तुम यहाँ अपनी ज़िंदगी किसी का भी साथ गुजार सकते हो। नूर तुमसे कभी कोई शिकायत या शिकवा नहीं करेगी। अपनी बात मुकम्मल करते वो बेजान
बेजान से कदम उठाते कमरे से बाहर निकल गई थी तो ज़रून ने पलट कर दरवाजे को देखा, जहाँ से अभी अभी दुश्मन जान अपना फैसला सुना के जा चुकी थी। साजिदा बेगम के मना करने और समझाने के बावजूद भी नूर ने हार नहीं मानी और इनके साथ गाँव जाने पर बजद रही। नूर का फैसला इनके समझ से बाहर था। उन्होंने ज़रून से भी बात की तो नूर से समझाई, पर इसने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि ये नूर का अपना फैसला है, वो अब इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा और इसलिए जैसे ठीक लगता है वो करे, जहाँ खुशी मिलती है वहाँ रहे। इन दोनों की बातें साजिदा बेगम की समझ से बाहर थी। तभी उन्होंने नूर के फैसले पर हामी भरी और अपने साथ ये गाँव आ गई। यहाँ एहतिशाम साहब शहनाज बेगम यहाँ नूर के आने पर खुश थे, वहाँ ज़रून के ना आने पर खफा भी। तभी शहनाज बेगम ने इसे फ़ोन करते डांटा था, इसने नूर को अकेले गाँव भेज दिया। वो अपनी खुशी से यहाँ में भी आना चाहता था, पर अम्मी मुझे यहाँ 1000 काम है। पिछले 2 हफ्तों में से मैंने अपने बिजनेस को नहीं देखा, बस इसे देखूंगा। कुछ ज़रूरी काम है वो ख़त्म करती ही गाँव आ जाऊंगा, पर आप परेशान ना हों। शहनाज बेगम का जूती तसल्ली देते जहाँ नूर ने साजिदा बेगम से अपनी और ज़रून के बीच होने वाली बातों का जिक्र नहीं किया था, वहीं ज़रून ने भी इस राज को फाश करना मुनासिब नहीं समझा। नूर को गाँव आए हुए पूरे 1 महीना गुजर चुका था, पर इस 1 महीने में ज़रून ने एक बार भी इसे पलट कर नहीं देखा और ना ही से कोई कॉल या मैसेज किया। दिन गुजरते का साथ ही नूर के हर अमीर जवाब दे चुकी थी। सारा दिन वो शहनाज बेगम और साजिदा बेगम के साथ बातों और मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रहती है और रात होते ही एक बार फिर से तमाम यादें ताज़ा होने लगती तो अपनी गलतियों पर पछताने के अलावा इसके पास कुछ ना बचा। आज भी वो थक हार कर अपने कमरे में आई तो बेड पर लेटते इसे ज़रून की याद सताने लगी, जिसने इसे ऐसा मुंह मोड़ा कि हर राब्ते ख़त्म कर दिए। काश मैंने खदीजा का एतबार ना किया होता, तो काश मैंने ज़रून की बात मान ली होती, तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। हर रात की तरह आज भी आंसू बांध तोड़ते इसके बालों में जज़ब होने लगे तो दिल के बोझ को हल्का करने के लिए इसने उठ कर वज़ू किया और जाए नमाज बिछाते गड़गड़ाते हुए अपने रब के हजूर ज़रून का दिल नरम पड़ने की दुआ करने लगी। पिछले 1 महीने में अपने कामों में मसरूफ़ होने के बावजूद भी ज़रून ने नूर का हर पल याद किया था। इसके बाद जाने की ख्वाहिश हर दिल रोज़ में जोश मारती, पर इसके बेतबारी ने ऐसा कदम बढ़ दे कि इसके दिल को सख्ती से खामोश करवाते। वो इसे इसके हाल पर छोड़ चुका था, पर आज ऑफिस से वापस आने के बाद इसे कुछ ज़्यादा ही नूर की याद सताई तो इसने अपने मोबाइल से दीजान का नंबर डायल किया था। इसमें जान की कोई बात तो इसके कानों में ठंडक दे, पर बार बार फ़ोन मिलाने के बावजूद भी जब दीजान ने कॉल रिसीव नहीं की तो ज़रून को परेशानी हुई। तभी इसने घर के नंबर पर फ़ोन किया, जिस पर इतनी बहल जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता है ये सब मुझे हवेली बुलाने की साजिश है, पर मैं भी किसी की बहकावे में नहीं आने वाला। शहनाज बेगम का नंबर डायल करने के बाद इन सब की चाह समझ चुका था। तब भी खुद कलामी करते मोबाइल साइड पर रख कर बाहर आया ताकि कुछ खा पी सके, पर किचन में कदम रखते ही रोने दरवाजे पर होने वाली बेल में इसे अपनी जाना मतवजा किया। उफ, ये कौन आ गया इस वक्त। वापस पलटते इसने झंझकाते हुए सोचा। किचन से बाहर आते दरवाजे की जाना बढ़ा तो प्रिंसेस पहले ही दरवाजे के पास खड़ी थी। कौन, तुम तो पीछे हट जाओ। इसे दरवाजे के आगे बैठा देखकर ज़रून ने अपनी गोद में उठाया। दूसरी तरफ कोई जवाब न पाकर दरवाज़ा खोला तो सामने सिकंदर साहब के साथ हारिस, हाशा, फ़रीहा बेगम सायरा को देखकर एकदम बुखला सा गया। अस्सलाम वालेकुम। हारिस आगे बढ़ते हुए मुसाफा करने की बजाय इसे बगल गेज हुआ तो ज़रून ने प्रिंसेस को छूते खैरसी से देखा। अंदर आने का नहीं कहोगे? हाशा ने भी आगे बढ़ते हारिस की तरह इसे बगल गिर होते पूछा तो दरवाजे के सामने जमकर खड़ा था। जी आए। होश में आते इसने इन्हें गुजरने का रास्ता दिया। बहुत मुश्किल से मिला आपका घर। हारिस ने सोफे पर बैठते हुए नूर की तलाश में नज़र दुराते बताया। जी, जो रिश्ते और रास्ते इंसान अपने हाथों से कमा दे, इनका मिलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। हारिस की बात सुनते ज़रून ने लेचे में किसी किस्म का कोई तंज़ या शिकवा किए बगैर नरमी से कहा, हाँ, अगर कोशिश करे की जाए तो रास्ते मिल जाते हैं और रिश्ते भी, जैसे हमें मिल गया। हारिस ने इसकी जवाब में अंदाज में जवाब दिया तो ज़रून ने इसकी बात सुनते हल्की से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते सर उठाया। नूर कहाँ है? नूर नज़र नहीं आ रही। हाशा ने बेसब्री से सवाल किया। वो मेरी दादी जान के साथ गाँव गई है। मेरे वालिदैन और दादी जान गाँव में रहते हैं और मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ होता हूँ। ज़रून ने बताने के साथ ही इसकी नज़र फ़रीहा बेगम पर डालते किचन का रुख किया ताकि इनके लिए जूस वगैरह ला सके तो सायरा फ़रीहा बेगम के कहने पर उठ के इसके पीछे आ गई। बाई लाई, मैं डाल देती हूँ। सायरा ने किचन में आती नरमी से कहा तो ज़रून को इन सब के इतने मीठे बदलते हुए रवैये देखकर हैरत हुई। परेशान हूँ, मैं कर लूँगी। सायरा ने अपनी जानब देखता पाकर कहा तो ज़रून ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आज कर लूँगा। मेहमान है, इंसान अब मेहमानों से काम करवाते अच्छा थोड़ी लगता है। जल्दी जल्दी तमाम गिलासों में जूस डालते इसने सायरा का दिल तोड़ने की बजाय नरमी से कहा, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, मेरे होते हुए आप काम करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ट्रे इसके हाथ से पकड़ते इसने कहा तो ज़रून ने कंधे झुकाते बाही की जानब बढ़ा तो सायरा ने टेबल उठाकर टेबल पर सबको जूस सर्व किया। कब तक आएगी नूर? ज़रून के बैठते ही
फरीहा बेगम ने पूछा, ये नहीं पता, हो सकता है कुछ दिन रुके अभी। अपने रवैये से नूर की और अपने कोई भी नाराज़ के इज़हार के बगैर इसने जवाब दिया तो फरीहा बेगम ने इससे पहले अपने दिन के रवैये की माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं आंटी, बस पुरानी बातों को छोड़ दी। अब ज़रूर ने उनके साथ साथ सिकंदर साहब का भी दिल हल्का किया, जो अपने किए पर शर्मिंदा थे। फिर भी हमें समझना चाहिए था, पर मैंने तुमसे काफ़ी बदतमीज़ी की, हालांकि कसूरवार तुम भी थे कि हमने भी कभी नूर की इतनी इजाज़त ही नहीं दी कि वो हमसे अपने दिल की कोई बात कर सके। आशा ने भी अपनी गलती का इतराफ़ किया तो ज़रूर ने इसके हाथ पे हाथ रखा। कोई बात नहीं यार, कसूर मेरा था, मैंने गलत तरीके से नूर को हासिल करना चाहा और इसे अपने सब की नज़रों में बुरा बना दिया, हालांकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। ज़रूर ने नज़रें झुकाए कहा, तो सबने गुजरी बातों पर मोटी डालने का कहा थे, इसे माफ़ कर दिया। हारिस की शादी का बताते इसे नूर के साथ घर आने का कहा, जिस पर ज़रूर ने हामी बढ़ते मज़ीद 1 घंटा इससे बातें की, जो कुछ देर ठहरने के बाद वहाँ से चले गए। तो ज़रूर ने खाने का इरादा खतर करते हुए कमरे का रुख किया। मोबाइल उठाते नूर की तस्वीर निकाली। आज जब सब कुछ ठीक हो गया तो तुम मेरे पास नहीं हो। काश कि तुम मुझ पर थोड़ा सा एतबार किया होता, मुझे बताया होता तो मैं तुम्हें कभी इस दलदल में फंसने ना देता। बेड पर लेटते ही ज़रूर ने मोबाइल से अपने सीने से लगाते इसने शिकवा किया, जो पिछले गुजरते हुए दिनों में 1000 बार कर चुका था, जारी है।